अपने वीरों ने खून से कहानी लिखी, अपने वीरों ने खून से कहानी लिखी। वीरता से हमें जिंदगानी मिली। कर दे रोशन चमन मेरे प्यारे वतन, कर दे रोशन चमन मेरे प्यारे वतन। ऐ वतन ऐ वतन मेरे प्यारे वतन, तुझ पे कुर्बान है मेरे प्यारे वतन। ऐ वतन ऐ वतन मेरे प्यारे वतन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्व नगरी लाइव में। साथ ही साथ मेरा फेसबुक पर भी पेज है जनता की आवाज़, और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं रोशन बलूनी जी से, जो कि नौगांव खाल में हिंदी के प्रवक्ता हैं और अपनी कविताओं के लिए भी जाने जाते हैं। कविताएं लिखते भी हैं और कविताओं को बोलते भी हैं। और अभी आपने सुना कि किस प्रकार से 15 अगस्त में भी उन्होंने एक कविता ये लिखी थी और उसको बहुत ही सुंदर ढंग से अभी प्रस्तुत किया है। उनके पूरे जीवन के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे और अभी आगे क्या चल रहा है। और संस्कृत के भी बहुत ज्ञाता हैं, हिंदी जरूर पढ़ाते हैं लेकिन संस्कृत के बहुत ज्ञाता हैं। और संस्कृत बहुत ज़रूरी भी है हम सभी लोगों को, क्योंकि हमारी अगर जड़ की बात की जाए तो संस्कृत ही हमारी मूल रूप से जड़ है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका। कैसे हैं सर? बिल्कुल एकदम बढ़िया हैं। क्या चल रहा है अभी? अभी तो हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है और पूरा देश जो है स्वतंत्रता के वीरों के प्रति अपना श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। अपने वीर शहीदों को अपने अपने वो कार्यक्रमों से, विविध कार्यक्रमों से देश में एक उत्साह का माहौल था। राष्ट्रीय पर्व एक बहुत बड़ा पर्व होता है और उस दिन स्वतंत्रता के जो हमारे अनसंग हीरो हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव काल चल रहा है, तो उस पर अभी तो खुमार चढ़ा हुआ है स्वतंत्रता का। सर, थोड़ा सा अपने बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए सर। जी, मैं रोशन बलूनी और मेरा जो पैतृक गांव है वो है ग्राम केष्ठा खलेक, हमारा तोक गांव है। मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ और लगभग 35-40 साल हमको यहाँ हो गए कोटद्वार बाबर में। गांव भी आना जाना होता है, ऐसा नहीं है कि गांव हमने छोड़ दिया हो, गांव आना जाना होता है। लेकिन मैं नौकरी में हूँ और 2006 में मेरी पहली नियुक्ति जो है श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज द्यूला पौखाल है, वहाँ पे हुई थी। उसके बाद 2007 में मेरी राजकीय सेवा में 2 बार नियुक्ति हुई। यहाँ गढ़वाल मंडल में मेरा 7वां रैंक था ऑल पूरे मंडल में। फिर कुमाऊँ मंडल में मेरा संस्कृत में हुआ था, वहाँ मेरा 13वां नंबर था पूरे मंडल में। और उसके बाद में वहाँ यहीं रहा द्यूला पौखाल में। उसके बाद मैंने कमीशन की तैयारी की और मैं लोक सेवा आयोग के द्वारा 2016 में चयनित होकर के फिर पुनः राजकीय सेवा में आ गया। और इस समय मैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में चयन प्रक्रिया के तहत 2021 में मैं 3 साल मुझे वहाँ कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी मैं वहाँ पे कार्यरत हूँ। सर, जैसे आप अटल उत्कृष्ट विद्यालय में वहाँ कार्यरत हैं, तो उस स्कूल के बारे में बताइए। वहाँ से इस समय कितने बच्चे हैं, कौन कौन से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से आप लोग पूरी जो प्रक्रिया होती है पढ़ाई की वो कैसे आप लोग करते हैं? जी, बहुत अभी हमारे यहाँ स्टाफ की थोड़ा कमी थी, लेकिन 1990 के बाद अभी वहाँ पे फ़िलहाल मौजूदा टाइम में अभी अटल स्कूलों में चयन प्रक्रिया हुई थी, तो वहाँ पे फुल स्टाफ हो गया, एक भी पद खाली नहीं है, सारा स्टाफ भर गया। लेकिन इससे पूर्व मुझे 3 साल हो गए। बहुत अच्छा स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर वेल सेटल्ड हैं। वहाँ पे लैब हैं, 20-20, 25-25 लाख की लैब हैं। अब कभी आप वहाँ आइएगा तो आपका स्वागत करेंगे स्कूल में। और ब्लॉक का मेन विद्यालय है और केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, बायो लैब है, ज्योग्राफी लैब है, अलग अलग लैब हैं, मैथ्स का अलग लैब हैं। और वहाँ पे करीबन छात्र संख्या कम है, क्योंकि मेरे ख्याल से दुगड्डा के बाद अगर कहीं पलायन हुआ है तो वो एकेश्वर ब्लॉक का हुआ है। तो एकेश्वर में ब्लॉक में बहुत पलायन है। उसके बगल में ही 3 किलोमीटर पर चौबट्टा खाल है, वो है पोखड़ा ब्लॉक का, वो भी अटल उत्कृष्ट है और हमारा स्कूल भी अटल उत्कृष्ट है। तो इसलिए अगल बगल छोटे छोटे स्कूल हैं, विद्या मंदिर है। खैर विद्या मंदिरों में तो उतने ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, वो हमारे यहाँ जब से अटल बना तो सारे बच्चे हमारे यहाँ पे आ गए। वहाँ 5th तक ही ज़्यादा बच्चे हैं। इस समय हमारे यहाँ पे 130-135 करीबन बच्चे हैं और बढ़िया स्कूल है, बढ़िया चलता है स्कूल। पढ़ाई लिखाई का माहौल बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल से
स्टेट लेवल तक विज्ञान प्रदर्शनी में गए हैं। मैं खुद पिछले साल अपनी संस्कृत प्रतियोगिताएं होती हैं बच्चों को तैयारी करके हम जनपद तक लाए, बल्कि मैं खुद स्टेट तक लेके गया हूँ पहले भी संस्कृत प्रतियोगिताओं में भी बच्चों को। अब विभिन्न प्रतियोगिता हमारे यहाँ से अभी 5 बच्चे उदीयमान में निकले हैं जिनको कि 1,500 रुपये प्रति माह मिलता है। तो प्रत्येक चीज़ों में ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई, भी खेल भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन खेल भी ज़रूरी है, इससे पूर्व पढ़ाई ज़रूरी है। तो पढ़ाई के क्षेत्र में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर नौखाल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा, जबकि अभी नया अभी सीबीएसई में आया है तो 97 के करीबन हमारा हाई स्कूल का रिजल्ट रहा। एक बच्चे की कंपार्टमेंट आई थी, वो भी पास हो गया, तो आप 100% मान के चलिए। और इंटर में भी हमारे यहाँ 70-80 के करीबन रिजल्ट रहा है। उसमें 4-5 बच्चों के कंपार्टमेंट थी, वो पास हुए हैं उसमें। तो इस प्रकार से सर, जैसे आप हिंदी के शिक्षक हैं और संस्कृत के आपने बहुत सारे कार्यक्रम आपके देखे हैं, और संस्कृत कितना ज़रूरी है, और संस्कृत पे जैसे आप काम कर रहे हैं, तो ये आपको कैसे एहसास हुआ कि संस्कृत, अगर हम बात करें अपने मूल की, तो संस्कृत ही हमारा मूल है। तो संस्कृत के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, संस्कृत सर्वासां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा वर्तते। सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। या कापि भाषा भवेत्, हिंदी व तमिल तेलुगु इत्यादि या कापि भाषा भवेत्, तासां समेषां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा अस्ति। तो हम लोग, मैंने जब आचार्य किया था, मैं परंपरागत धारा से आचार्य भी हूँ, एमए संस्कृत से भी किया। तो तब तक देखो, कोई भी भाषा जब तक नहीं आएगी, जब तक आपका संभाषण नहीं होगा। अगर हम इंग्लिश भी बहुत अच्छे, हमने पीएचडी कर ली, एमए इंग्लिश कर लिया, पीएचडी सब कुछ कर रहा, लेकिन अगर हमारा कन्वर्सेशन नहीं है, अगर हम उनको संभाषण प्रक्रिया में नहीं लाएंगे, तो हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ऐसे ही संस्कृत का भी है, जब तक हम उसको संभाषण प्रक्रिया में नहीं लाएंगे तब तक हम बोल नहीं पाएंगे। विद्वता एक अलग चीज़ है, संभाषण कौशल अलग चीज़ है। और भाषा आती है, भाषा के 4 सोपान हैं, श्रवणम, भाषणम, लेखनम, पठनम, 4 भाषा कौशल है। तो इसमें सबसे पहले श्रवण और भाषण, दूसरा जो कौशल है भाषण, उसको हमने कहीं छोड़ दिया है। तो भाषा को सीखने के लिए संभाषण बहुत ज़रूरी है। और संस्कृत में तो बहुत कार्य हो रहे हैं। संस्कृत भारती में हम जुड़े, मैं लगभग 97-98 में संस्कृत भारती एक संस्था है जो न केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी कार्य करती है। लगभग 26 देशों में संस्कृत भाषा कार्य करती है। उसमें से हम भी कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े थे। आज भी मैंने किसी प्रोग्राम में जाना था, तो आपका कॉल आया तो मैं रुक गया। फिर एक अपरिहार्य कारण से मुझे कहीं और जाना था, तो इसलिए वहाँ जा नहीं पाया। वो भी इसी संबंध में है कि संस्कृत का एक सेमिनार होने वाला है अगले महीने सितंबर माह में, हरिद्वार में होगा, नेशनल लेवल का। तो उसमें हम लोगों ने प्रतिभाग करना है। उसमें बड़े बड़े अधिकारी जो हमारे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिनके पास उच्च दायित्वधारी हैं, उन लोगों का भी आगमन होगा। और संस्कृत के क्षेत्र में क्या कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, उन पर भी प्रकाश वहाँ डाला जाएगा। संस्कृत में सर कुछ सुनाइए हमारे दर्शकों को। संस्कृत में बहुत सारे हैं। पठामि संस्कृतम नित्यम, वदामि संस्कृतम सदा, ध्यायामि संस्कृतम सम्यक, वंदे संस्कृत मातरम। ऐसे बहुत सारे गीत भी हैं, जैसे कृत्वा नवदृढ़ संकल्पम वितरन्तो नव संदेशम। इस श्लोक का, इस सूक्ति का मतलब ये है कि हम नए नए दृढ़ संकल्पनाओं के साथ कार्य करते हुए हम आगे बढ़ें, संस्कृत भाषा को आगे ले जाएं। और क्योंकि ये हमारी प्राणभूत भाषा है भारत की। अगर भारत में संस्कृत नहीं है तो फिर क्या है ना। ठीक है, हमें ऐसा नहीं है कि हमने इंग्लिश नहीं पढ़नी, हमें इंग्लिश भी उतना ही आना चाहिए जितनी संस्कृत आना चाहिए, लेकिन हम संस्कृत को दरकिनार नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा क्या, जितने भी आप विद्वान लोग हैं समाज में, उनसे पूछिए तो सबसे पहले आपको यही नज़र आएगा कि संस्कृत का ही लोग कोटेशन बोल करके आगे अपनी बात को शुरू करते हैं, लेकिन कोटेशन तक ही सीमित नहीं रहना। आखिरकार हम उसमें कार्य क्या कर रहे हैं। चाहे हम किसी भी, जब मैं अध्यापन का क्षेत्र में हूँ, मैं हिंदी का लेक्चरर हूँ, लेकिन मैं संस्कृत 10th में पढ़ाता हूँ, 8th में भी पढ़ाता हूँ। और संस्कृत प्रतियोगिताएं जब भी होती हैं तो बच्चों का पार्टिसिपेशन उसमें करवाने की कोशिश करते हैं, अपने से जो बन पड़ता है। और बच्चों के लिए हमारा जीवन है। अगर टीचर हैं तो हमको, तो हमारे दादाजी पिताजी यही करते थे, बेटा अपने जीवन में काम करना है तो उसमें ईमानदारी के साथ काम करो। और एक शिक्षक को
ईमानदार अपने कर्तव्य के प्रति। मैं एक शिक्षक का दायित्व है अध्यापन करना, तो अध्यापन सटीक होना चाहिए। आप उसमें नई नई तकनीकों का प्रयोग करें, बच्चों के साथ बिल्कुल मित्रवत व्यवहार करते हुए, या उनको जैसे भी जो भी टेक्निक आपने अपनानी है उन टेक्निक्स के द्वारा आप बच्चों को पढ़ाएं। तो ये मेरा मानना तो यही है। सर आजकल की जो शिक्षा है ना वो प्रोफेशनल हो गई है, मतलब अब चाहते हैं कि जॉब के लिए। अगर संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में कितनी संभावनाएं हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये उठाया। हमने अभी मैंने उसमें लेख भी लिखा था, उसमें मैंने यही लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं है कि केवल संस्कृत एक कर्मकांड की भाषा बनकर रह गए, ऐसा नहीं है। आप एजुकेशन के फील्ड में आप मतलब जूनियर के टीचर से लेकर और डिग्री कॉलेज तक, प्रोफेसर तक आप संस्कृत के फील्ड में बन सकते हैं। आप संस्कृत पढ़ करके विषय लेकर के आप आईएएस पीसीएस निकाल सकते हैं। अभी हमारी एक आईएएस है, वो चोटीपुरा गुरुकुल से पढ़ी हुई हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो संस्कृत फील्ड की हैं। और मेरे ख्याल से वो शायद उत्तराखंड में ही है, अभी आई थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो संस्कृत से पढ़ कर के आई हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं। आप भाषा जो अनुवादक होते हैं, तो वहाँ भी हमारे संसद भवन में अनुवादक होते हैं, ट्रांसलेटर का पद एक होता है, वहाँ आप जा सकते हैं। पत्रकारिता का फील्ड, जिस फील्ड में आप हैं, इस फील्ड में भी है, संस्कृत पत्रकारिता के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अपने ब्लॉग लिख सकते हैं। बहुत सारे फील्ड हैं ऐसे जिसमें कि आप संस्कृत पढ़ करके आप अपनी आजीविका अच्छे से ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। सर अगर जैसे मैंने देखा है बहुत सारे पुरस्कारों से भी कहीं ना कहीं आपको सम्मानित किया गया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। पुरस्कार तो खैर बहुत ज़्यादा क्या है कि नहीं, लिखने पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक़ है, तो क्योंकि इस फील्ड में है तो निश्चित सी बात है कि किताबों से पाला पड़ता ही है, और जब खाली समय रहता है तो किताबें उठा लेते हैं। लिखने का मैं 2002-3 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मैं रहता था अल्मोड़ा में, और संस्कृत भारती का ही कार्य करता था, लेकिन वहाँ रहता था। तो वहाँ मैंने किसी की एक कविता देखी, तो उस कविता को देख करके किसी मेरे एक साथी ने कहा कि क्यों बलूनी जी आप नहीं लिख सकते क्या? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। बस वहीं से मैंने लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसमें और ज़्यादा, पहले तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ रहती हैं, लेकिन जब हम उस फील्ड में जाते हैं, बड़े बड़े लेखकों से मिलते हैं, फिर मैं साहित्य संगम संस्थान दिल्ली से जुड़ा, ऑनलाइन माध्यमों से जुड़ा, बड़े बड़े विद्वान लेखकों के साथ मिला, और वहाँ सीखा भी, अपने आप घर में भी अध्ययन किया। और मैंने उसके बाद मेरी 4 अपनी लिखी हुई बुक्स हैं। छंद प्रसून एक अभी निकली है, अभी इसी 23 में मैंने उसका विमोचन करवाया। उससे पहले सैलवाणी वो मैं के तहत, उसके बैनर के तहत 2 किताबों का विमोचन, शायद आप भी उसमें थे। एक में, हाँ मैं था। एक में थे आप, हाँ जी। तो उसके बाद मैंने एक गीत संग्रह लिखा। तो 4 किताबें मेरी इस तरह से हैं, और 2-3 किताबों में मेरा एक साझा संग्रह होता है कम से कम 10-15 लेखकों का, तो उसमें भी मेरी किताब हैं। तो टोटल मिलाकर के 4 किताबें हैं। अभी 2-3 किताब मेरी छपने को बिल्कुल तैयार हैं, वो मैंने इतना काम किया है उसमें। तो देखिए 4 किताबें सर अभी तक लिख चुके हैं, और संस्कृत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हिंदी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है उस पर वो काम कर रहे हैं। सर जाते जाते एक कविता और हम सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस फील्ड में कविता सुनना चाहते हैं? जो आपको अच्छा लगे मुझे तो। अच्छा, तो एक ज्वलंत अभी मुद्दा भी है बेटी बचाओ पर, और बड़ा दुख होता है कि जब यहाँ हमारे ही भारतवर्ष में तमाम प्रकार की बेटियों के साथ अभद्रता होती है। अभी तो पश्चिम बंगाल में अभी देखा, तो बहुत दुख होता है कि आखिरकार इतने उच्च पदस्थ, वो तो डॉक्टर थे, तो आम महिला के साथ या आम बेटियों के साथ क्या होगा? तो ये एक सोचनीय विषय है। तो उसमें मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं कि उठो चिर नींद से जागो, बचाओ बेटियां जागो। उठो चिर नींद से जागो, बचाओ बेटियां जागो। उठा है ज्वार तन मन में, कलम तो बोल भारत में। अब मैं कलम का सिपाही हूँ तो मैं उसी को बोल सकता हूँ। वचन दो आज नारी को, मिटा दो दुष्ट दानव को। वचन दो आज नारी को, मिटा दो दुष्ट दानव को। झुका है शर्म से भारत, उठा गांडीव तू भारत। यहाँ पे अर्जुन है, उठा गांडीव तू भारत।
बताओ चेर क्यों लूटा, सुता पर गिद्ध क्यों टूटा। कहाँ पर धर्म है सोया, कहाँ पर धर्म है रोया, कहाँ है न्याय अब सोया। अभी तक न्याय नहीं मिला उस बालिका को। और ऐसे ही बहुत सी बेटियां हैं जो न्याय के लिए अभी गुहार लगा रही हैं। अभी उत्तराखंड की भी हैं बहुत सारी, आपने देखा है कि बचा लो आज फिर मेरी, वही बेटी अब आराधना कर रही है कि बचा लो आज फिर मेरी, शरण हूँ आज फिर तेरी। सुदर्शन चक्र से कृष्णा बुझा दो कंस की तृष्णा, सुदर्शन चक्र से कृष्णा बुझा दो कंस की तृष्णा। प्रभो हे राम आओ तुम, प्रभो हे राम आओ तुम, धनुष संधान कर लो तुम। छुपे रावण छली मानव, करो संहार हे राघव, करो संहार हे राघव। तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे, और जो हमारे नीति नियंता है उनको भी थोड़ा सा सजग होने की आवश्यकता है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा सजग होने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है भाई, और क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है। जब हमारे पास शासन प्रशासन सब चीज़ें हैं तो आखिर क्या कारण है कि इस प्रकार के कुकृत्य हो रहे हैं समाज में। तो इन सब चीज़ों से समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, और शासन प्रशासन को भी सबको जागरूक होना पड़ेगा वैसा। और हमें भी अपने अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करना चाहिए, ये मैं मान के चलता हूँ। तो दोस्तों, ये थे शिक्षक रोशन बलूनी, जो कि हिंदी के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ संस्कृत पे बहुत अच्छा इनका गहन अध्ययन है। 4 किताबें आप लिख चुके हैं, और किस प्रकार से अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास किया है। और हम किसी भी फील्ड में, अगर मैं पत्रकार हूँ तो अपनी लेखनी से या अपने जो हमारे संदेश होते हैं, हमारी जो खबरें होती हैं, उसके माध्यम से हम समाज की कुरीतियों को दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति को, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, उसको समाज के लिए कार्य करना चाहिए। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और शुभकामनाएं भी है आपको जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निश्चित रूप से ये मैं आसान्वित हूँ, और कि आप इस तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने बड़ा नाम हासिल किया है। मैं तो पहले से देखता आ रहा हूँ, और आप इसी तरह की निष्पक्ष पत्रकारिता आप करते रहें, और हम भी अपने क्षेत्र में जो काम करें उसमें तल्लीनता के साथ काम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।